नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 101 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जहां इस सीरीज में टोटल 17 चैप्टर होंगे और आज हम चैप्टर नंबर 1 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा लोक प्रशासन की अवधारणा तथा महत्व। चैप्टर को पढ़ने के बाद जो हमारे सामने प्रश्न आएंगे वो प्रश्न ये आएंगे कि लोक प्रशासन शब्द की परिभाषा देते हुए इसके महत्व का वर्णन कीजिए। इसके साथ साथ लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आशा है कि आपको ये ऑडियो लेक्चर जरूर समझ में आएगा। यदि आपको ये समझ में आए तो भी कमेंट करके अपनी राय दीजिए, और नहीं समझ में आता तो भी कमेंट करके अपनी राय दीजिए, ताकि आगे के चैप्टरों को और अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया जा सके। तो चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ प्रस्तावना हमें कुल मिलाकर आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बताती है। फिर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लोक प्रशासन शब्द की जब बात की जाए तो वैसे तो लोक का अर्थ होता है जनता। इंग्लिश में लोक प्रशासन को हम बोलेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वैसे तो लोक का मतलब जनता होता है, पब्लिक का मतलब जनता होता है, लोग होते हैं। लेकिन जब हम लोक प्रशासन के संबंध में लोक शब्द का अर्थ जानते हैं तो लोक का अर्थ होता है सरकार। अब सरकार प्रशासन कैसे चलाएगी, जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करेगी, वो किस प्रकार के संगठनों का निर्माण करेगी और वो संगठन कैसे कार्य करेंगे, ये इन सभी गतिविधियों का अध्ययन हम लोक प्रशासन के अंतर्गत करते हैं। और इसी पर विस्तृत चर्चा की भी जाएगी कि सरकार के संचालन के लिए, सरकार की नीतियों के निर्माण के लिए, आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, एक कुशल लोकतंत्र के संचालन के लिए, एक देश के संचालन के लिए किस प्रकार से एक मशीनरी की ज़रूरत होती है, किस प्रकार से संगठनों की ज़रूरत होती है। तो इन संगठनों में, इन मशीनरीज में कैसे मैनेजमेंट बिठाया जाता है, कैसे तालमेल बिठाया जाता है, और किस प्रकार से देश की शासन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है ताकि ये आम जनता के लिए लाभकारी हो। ये सब चीज़ें हम जब अध्ययन करते हैं तो यही अध्ययन हमारा लोक प्रशासन का अध्ययन कहलाता है। तो प्रस्तावना भी कुछ इसी प्रकार से कहती है कि सरकार के कुशल संचालन के लिए लोक प्रशासन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये एक स्पेशलाइजेशन स्टडी है, एक विशेषीकृत अध्ययन है, और इसका संबंध होता है सरकार की मशीनरी और प्रक्रियाओं से। ये एक सरकार की वर्किंग बॉडी होती है, ये एक सरकार का क्रियात्मक भाग होता है, जो कि सत्ता का केंद्र और लोक सेवा की एक संस्था, दोनों से इसका संबंध होता है। जब हम लोक सेवा को एक संस्था के रूप में देखते हैं तो ये जनता को सेवाएं प्रदान करता है और जनहित की बात करता है, जनता के लाभ को बढ़ावा देने की बात करता है। लेकिन जब हम इसे सत्ता के केंद्र के रूप में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये नौकरशाही से जुड़ा हुआ है, सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, उच्च नौकरशाही से जुड़ा हुआ है, जो कि समाज के निर्माण के लिए नीतियाँ बना रही हैं, उन नीतियों को जनता में लागू कर रही है, और साथ ही साथ एक सफल शासन के संचालन में अपना एक योगदान दे रही है। लेकिन जैसे समय के साथ परिवर्तन हुए हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ है, तो वैसे वैसे ना लोक प्रशासन में भी परिवर्तन हुआ है, जो कि आगे चैप्टर में बताया जाएगा। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं यहाँ से, जहाँ सबसे पहले हमें यही बताया जाएगा कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि वैसे तो लोक का अर्थ होता है जनता, लेकिन जब हम लोक प्रशासन के अर्थ में पढ़ते हैं तो लोक का अर्थ सरकार हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी किताब लोक प्रशासन से पहले हमें प्रशासन के बारे में बता रही है, क्योंकि प्रशासन का एक भाग है लोक प्रशासन। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि प्रशासन क्या है। जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो इंग्लिश के एडमिनिस्टर शब्द से बना हुआ है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और ये शब्द भी दो जोड़े से बना हुआ है, जिसमें एक शब्द है एड और एक दूसरा वर्ड है मिनिस्टर। अब जिसका अर्थ होगा कि लोगों की देखभाल करना, लोगों के लिए चिंता करना, जनता के लिए कार्यों का प्रबंध करना, यानी कि मैनेजमेंट करना। तो प्रशासन शब्द का जब हम अर्थ जानेंगे तो क्या होगा ये कि सार्वजनिक स्तर पर भी हो सकता है और निजी स्तर पर भी हो सकता है। नागरिक या बड़े स्तर पर सेवा संबंधी मामलों का प्रबंधन भी हो सकता है। इस प्रकार से जो प्रशासन है ये हर जगह है, ये सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल है। प्रशासन तो एक सहयोगी का प्रयास है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जाता है, उसके उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। तो भाई जैसे हम मान लो प्रशासन की बात करेंगे, मान लो मेरी एक कंपनी है, तो मैं इस कंपनी को कैसे चलाऊं, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तो होना चाहिए ना, कि सीईओ का क्या कार्य होगा, मैनेजर का क्या कार्य होगा, डायरेक्टर का क्या कार्य होगा,
अन्य कर्मचारियों का क्या कार्य होगा, तो वो कंपनी जो चलेगी उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा, जो कि बताएगा सबके लिए रूल रेगुलेशन लागू करेगा, किसको क्या काम करना है ये निर्धारित करेगा। ऐसे सरकारी स्तर पर भी होगा। सरकार के कार्य विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से पूरे होंगे। हर एजेंसी को चलाने के लिए एक प्रशासकीय जो है सुविधा की जरूरत होगी, एक प्रशासकीय संगठन की जरूरत होगी। तो जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन का मतलब यही है सार्वभौमिक स्तर पर कि साधारण जनता की चिंता करना और उससे संबंधित नीतियों का निर्माण करना, मैनेजमेंट बिठाना। जैसा कि E.N. ग्लैडन ने 1952 में अपनी एक किताब लिखी थी, किताब का नाम था इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने प्रशासन की एक परिभाषा दी थी और ये कहा था कि प्रशासन एक बहुत ही लंबा और एक गर्वित शब्द है जिसका अर्थ बहुत साधारण है। यानी कि जब हम प्रशासन शब्द की बात करते हैं तो प्रशासन एक बहुत ही बड़ा शब्द है, एक भारी भरकम शब्द है, एक प्राउडेबल शब्द है। लेकिन इसका अर्थ पता है क्या है? अर्थ बड़ा सिंपल सा है, अर्थ बड़ा साधारण सा है, जिसमें अर्थ क्या है? लोगों की चिंता करना, उनकी देखभाल करना और इसके लिए मामलों का मैनेजमेंट करना यानी कि प्रबंधन करना। ये एक सुनिश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए सुनिश्चित किया गया है, यानी कि एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशासन को बनाया गया है, क्योंकि सरकार का भी एक उद्देश्य होगा और उसी उद्देश्य के लिए वो प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करेगी। तो प्रशासन का अर्थ क्या होता है? एक उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से व्यक्तियों और सामग्रियों का संरक्षण करना, संग्रहण करना, प्रयोग करना, जनता के ऐसे समूह के साथ जुड़ना जिसका अपना एक लक्ष्य हो और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो लोग तालमेल बिठाएं, वो लोग सहयोग करें। तो यानी कि एक टारगेट होगा, एक उद्देश्य होगा, आपका एक लक्ष्य होगा, उसको प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रशासकीय सुविधा की जरूरत होगी। तो प्रशासन शब्द का अर्थ बहुत संकीर्ण भी हो सकता है और बहुत व्यापक भी हो सकता है, यानी कि एक बहुत छोटा अर्थ भी हो सकता है इसका और एक बहुत बड़ा अर्थ भी हो सकता है, जो कि आपको ना कुछ लाइनों में नहीं बांधा जा सकता। आपकी पूरी किताब ही इसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण बताएगी। तो संक्षेप में प्रशासन का जो अर्थ है वो सिर्फ ये मान लीजिए आप कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए जो सहकारी प्रयास हैं यही प्रशासन कहला रहा है, ऐसा आपकी किताब कह रही है। प्रशासन के अपने कुछ लक्ष्य होते हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं पॉइंट्स में। जैसे कि एक जो प्रशासन होता है उसका हमेशा एक उद्देश्य होगा, बिना उद्देश्य के किसी प्रशासन को चलाया ही नहीं जा सकता। कोई भी सरकारी मशीनरी, कोई भी संगठन बिना किसी उद्देश्य के चलाया ही नहीं जा सकता। इसकी अपनी जो प्री प्लान्ड एक उद्देश्य होगा, एक ध्येय होगा। इसमें मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों को रखा जाएगा और उसका डायरेक्शन भी किया जाएगा। इसमें एक सुनिश्चित यानी कि पहले से प्री प्लान्ड एक्शन होगा और इसमें जो इतने भी लोग जुड़े होंगे उन सबका उद्देश्य भी साझा होगा। मामलों को व्यवस्थित किया जाएगा और संसाधनों का बड़ी सोच समझ के प्रयोग किया जाएगा। लोगों पर नियंत्रण भी किया जाएगा, उनके बीच में तालमेल भी बिठाया जाएगा और जिस कार्य के लिए वो संगठन बनाया गया है उसको ही पूरा किया जाएगा। तो ये प्रशासन का अर्थ है और ये प्रशासन का लक्ष्य है। अब आगे चैप्टर में हम ये जानेंगे कि लोक प्रशासन क्या है। तो प्रशासन एक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र है, जबकि प्रशासन का सिर्फ एक पार्ट है लोक प्रशासन। यानी कि प्रशासन कई प्रकार के हो सकते हैं और उसका एक भाग है लोक प्रशासन जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। और इसे सिंपल से अर्थ में हम जानते हैं नौकरशाही। अब हमें पता है दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी कार्यपालिका में सरकार आती है क्योंकि उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, 5 साल के बाद पूरी टोटली चेंज हो जाती है। जबकि स्थायी कार्यपालिका में आते हैं सरकारी कर्मचारी, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर। तो जो ये नौकरशाही होती है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, इनका चुनाव योग्यता के आधार पर होता है और इनका कार्यकाल निश्चित होता है, फिक्स होता है। ऐसे में ना सरकारें तो आती जाती रहती हैं लेकिन जो नौकरशाही है ना वो स्थिर रहती है। तो ऐसे में जो प्रशासन है वो एक निश्चित बना रहता है, उसका जो संगठन होता है वो स्थायी होता है, जबकि जो सरकारी संगठन है वो अस्थायी होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लोक प्रशासन का मतलब है प्रशासन का एक भाग, और इसे साधारणतः हम नौकरशाही के रूप में जानते हैं। बिना इस चीज़ पर गौर किए कि एक निश्चित जो संगठन है वो नौकरशाही केवल सरकार के भीतर ही नहीं है बल्कि हर सेक्टर में पाई जाती है। यानी कि जब हम कर्मचारियों के वर्ग की बात करते हैं तो हमें सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं दिखते, कोई बड़ी कंपनी भी होगी ना उसमें भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा, उसमें एक प्रशासनिक ब्लॉक होगा। एक अस्पताल में भी जाएंगे ना वहाँ पर भी एक प्रशासनिक ब्लॉक होगा जहाँ पर बताया जाएगा कहाँ से कहाँ तक किसकी ड्यूटी लग रही है, कहाँ किसकी ड्यूटी। अगर वहाँ पर कोई गड़बड़ होती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को ही
सारे के सारे जवाबदेही करनी पड़ेगी। तो यानी कि सरकारी सेक्टरों में भी पाई जाएगी, गैर सरकारी सेक्टरों में भी पाई जाएगी। तो लोक प्रशासन एक अध्ययन का विषय है जिसका संबंध संगठन और जनता के कल्याण के लिए लोक नीतियों का निर्माण करना है और उन नीतियों को लागू भी करना है, यानी क्रियान्वयन भी करना है। ये एक राजनीतिक परिवेश में कार्य करता है। लोक प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं? तो लोक प्रशासन में सबसे पहले हम एक नौकरशाही का निर्माण करेंगे और फिर वो नौकरशाही निर्णय लेगी कि समाज के लिए क्या सही है। नीति प्रक्रिया का संगठन होगा, कानून को पूरी तरीके से लागू भी किया जाएगा, लोक नीति को क्रियान्वयन यानी कि लागू किया जाएगा, नागरिकों के जितने भी कार्य हैं उसको पूरा किया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक शाखाओं का संचालन किया जाएगा, जितने भी राजकीय कार्य हैं उसके लिए कार्य किया जाएगा। सरकार क्या कार्य करेगी, सरकार कैसे कार्य करेगी, इस सब का निर्धारण भी हम लोक प्रशासन में करेंगे। यानी कि लोक प्रशासन पूरी तरीके से सरकार के क्रियाशील होने की बात करता है। यही वो माध्यम है जिसके माध्यम से सरकार अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को पूरा करती है। तो आई होप सो आप अगर क्वेश्चन आता है कि प्रशासन और लोक प्रशासन शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट भी की, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर में ये चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें ये बताया जाता है कि लोक प्रशासन के स्वरूप और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जब हम लोक प्रशासन के स्वरूप की बात करते हैं तो इसे दो भागों में बांटा जाता है, और लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात करते हैं तो इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम स्वरूप की बात करेंगे। तो लोक प्रशासन का जो स्वरूप है वो दो टाइप का हो सकता है, एक मैनेजरियल हो सकता है और एक इंटीग्रल हो सकता है। यानी कि एक प्रबंधात्मक हो सकता है और एक एकात्मक हो सकता है। जब हम प्रबंधात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो इस दृष्टिकोण में पता क्या होता है, इसमें सिर्फ वो चीज़ें होती हैं जो प्रशासन में सर्वोच्च स्थान पर बैठे लोगों के क्रियाकलाप से जुड़ी होती है। यानी कि उच्च नौकरशाही जो होती है, उच्च पदों पर जो आसीन लोग होते हैं वो एक मैनेजमेंट बनाकर चलते हैं और ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों से जुड़ी होती है। जबकि जो एकात्मक दृष्टिकोण होएगा ना, उसमें हर एक चीज़ होगी, उसमें वो सभी क्रियाकलाप शामिल होंगे जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाएंगे। यानी कि प्रबंधात्मक दृष्टिकोण में कुछ विशेषीकृत ही चीज़ें होंगी, जबकि एकात्मक दृष्टिकोण में लोक प्रशासन के सारे क्रियाकलाप शामिल होंगे। अन्य शब्दों में प्रशासन प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिकीय और शारीरिक सभी क्रियाकलापों का योग है, जबकि प्रबंधात्मक में ये सारी चीज़ों की गिनती नहीं होती। तो ये तो हो गए लोक प्रशासन के दो दृष्टिकोण, एक प्रबंधात्मक दृष्टिकोण और एक एकात्मक दृष्टिकोण। यानी कि प्रबंधात्मक दृष्टिकोण में क्या होगा, सिर्फ उच्च नौकरशाही के निर्णय होंगे, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग जो कार्य करेंगे उसका संबंध किससे होगा, प्रबंधात्मक दृष्टिकोण से होगा। इनका ये मानना है कि प्रशासन सभी क्षेत्रों में एक जैसा ही होता है, सारे क्रियाकलाप और तकनीक एक जैसी होती है। लेकिन एकात्मक दृष्टिकोण का क्या कहना है, नहीं, ये एजेंसियों के बेस पर निर्भर करता है, उसकी विषय वस्तु पर निर्भर करता है और हर एक एजेंसी का कार्य अपना अलग होता है। अब लोक प्रशासन के जो कार्य क्षेत्र हैं इसके भी दो भाग हैं, एक है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण और एक है विषय वस्तु दृष्टिकोण। अब जो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण है ना, ये कहता है कि लोक प्रशासन जो है ये 7 अवयवों से बना हुआ है, जहाँ पर पोस्ट कॉर्प में पी का अर्थ है प्लानिंग, कि किसी भी संगठन का अपना एक क्या होता है, उद्देश्य होता है। हर एक संगठन एक प्लानिंग करता है, एक नियोजन करता है, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो किसी भी संगठन के उद्देश्य कभी सफल हो ही नहीं सकते। बिना प्लानिंग के जो कार्य किए जाते हैं उनकी सफल होने की कोई गारंटी होती ही नहीं है। इसलिए हर एक संगठन के लिए एक ढांचा तैयार किया जाता है, एक रूपरेखा तैयार की जाती है कि वो संगठन कैसे कैसे कार्य करेगा। अब जब हमने प्लानिंग कर ली तो हम संगठन का निर्माण कर देंगे, यानी कि ओ से ऑर्गेनाइजिंग। तो हम ये देखेंगे सत्ता की संरचना कैसी होनी चाहिए, यानी कि ऊंचे पदों पर कौन होना चाहिए, फिर सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से होना चाहिए। फिर तीसरा, जब हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो उसके लिए हमने प्लानिंग कर ली, उसके लिए लोगों को भी संगठित कर लिया। तो अब स्टाफ की भी तो जरूरत पड़ेगी। जब हमने पद बना लिए तो पद पर नियुक्ति भी तो करेंगे, तो एस से होगी स्टाफिंग। फिर जब संस्था हमारी बन गई तो कोई एक बंदा भी तो होना चाहिए जो पूरी की पूरी संस्था का डायरेक्शन करे, निर्देशन करे। तो इसके लिए हम एक डायरेक्टर को भी रखेंगे जो निर्देश जारी करेगा सबके लिए। अब इतने सारे लोग होंगे तो उनके अंदर तालमेल होना चाहिए। इसके लिए हम सीओ का मतलब होगा कोऑर्डिनेटिंग,
फिर क्या होगा, हर एक बंदा अपने काम की सूचना देगा, तो आर का मतलब होगा रिपोर्टिंग, और इतनी बड़ी संस्था है तो उसके लिए पैसा लगेगा, जहाँ बी का मतलब है बजटिंग। तो पोस्ट कोड दृष्टिकोण में POSDCORB सबका अपना एक अर्थ है जो कि यहाँ पर बताया गया है। अब दूसरा दृष्टिकोण है विषय वस्तु दृष्टिकोण, यानी कि सब्जेक्ट मैटर दृष्टिकोण। यानी कि कितने दृष्टिकोण है टोटल? 2। एक तो हो गया पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, ये कहता है कि हर संगठन में ये चीज़ें होनी ही चाहिए। लेकिन विषय वस्तु दृष्टिकोण पता है क्या कह रहा है? कह रहा है कि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण की आलोचना में आया ये दृष्टिकोण। पहली बात तो यानी कि एक लंबे समय तक केवल और केवल लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्प जो दृष्टिकोण था इसी की मान्यता रही थी, इसी का दबदबा था। लेकिन आगे चलकर इसकी विरोध में एक नए दृष्टिकोण का उदय हुआ, और वो दृष्टिकोण था विषय वस्तु दृष्टिकोण। विषय वस्तु दृष्टिकोण ये कहता है कि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण पूरे के पूरे लोक प्रशासन में फिट नहीं बैठता, क्योंकि प्रशासन की समस्याएं भले ही एक जैसी होती हों, लेकिन हर प्रशासन की प्रकृति अलग अलग होती है। और पोस्ट कॉर्प तो केवल प्रशासन के अंगों के बारे में बता रहा है कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग करनी चाहिए, स्टाफिंग करनी चाहिए, डायरेक्टिंग करनी चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग करनी चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए, बजटिंग करनी चाहिए। लेकिन ये प्रशासन की मूल वस्तु के बारे में नहीं बता रहा। जबकि प्रशासन का काम तो क्या है? प्रशासन का काम है कि लोगों की चिंताओं को कैसे दूर किया जाए, उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये कैसे जुड़ाया जाए, ये कैसे समाज में पहुंचाया जाए, समाज के प्रत्येक वर्ग की पहुंच जन कल्याण तक कैसे हो। तो समाज की विषय वस्तु पर जोर देने के लिए विषय वस्तु दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है, क्योंकि लोक प्रशासन में हम जनता के लिए तो कार्य कर रहे हैं, सरकार किसके लिए कार्य कर रही है। जबकि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण इतना व्यापक नहीं है, वो एक सीमित है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए लोक प्रशासन के स्वरूप और क्षेत्र का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले आप लोक प्रशासन के 2 स्वरूप बताओगे, एक प्रबंधात्मक और एक एकात्मक। और फिर क्या बताओगे आप? इसके कार्य क्षेत्र को भी 2 दृष्टिकोण बताओगे, एक पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण और एक विषय वस्तु दृष्टिकोण। अब हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं। तो आगे चैप्टर में ये बताया जाएगा, यहाँ पे प्रश्न है, आगे चैप्टर में हमें ये बताया गया कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में संबंध क्या है, और साथ साथ क्या अंतर हैं और क्या समानताएं हैं। पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो लोक प्रशासन का संबंध राज्य के कार्यों से होता है, यानी कि सरकारी कार्यों से होता है, सरकार की नीतियों से होता है, सरकार की प्लानिंग से होता है, सरकार के डिसीजन से होता है। जबकि जो निजी प्रशासन है ये अपना किसी निजी स्वामित्व वाली कंपनी का हो सकता है, गैर सरकारी संगठनों का हो सकता है। अब इसीलिए इसे अलग नामों से भी पुकारा जा सकता है, सरकारी प्रशासन और बिजनेस प्रशासन भी कह सकते हैं। यानी कि लोक प्रशासन को हम सरकारी प्रशासन कह सकते हैं और निजी प्रशासन को हम बिजनेस प्रशासन भी कह सकते हैं। अब हम जानेंगे इसमें सबसे पहले अंतर क्या होता है। तो जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो लोक प्रशासन सभी के लिए होता है, यानी कि कोई भी सरकारी कानून आएगा, गतिविधियाँ आएंगी, संगठन बनेंगे, ये सबके लिए होंगे, यानी कि सार्वजनिक होंगे। इसलिए लोक प्रशासन का उद्देश्य जनता की सेवा होगा, सभी का कल्याण होगा और इसकी प्रकृति सेवा की होगी। जबकि निजी प्रशासन जो होगा इसका उद्देश्य होगा सिर्फ लाभ कमाना। इसमें सेवा की गुणवत्ता को तो अच्छा बनाया जाता है, लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो ऐसे में जो लोक प्रशासन ये सबके लिए हो जाता है, लेकिन निजी प्रशासन उसी के लिए होता है जो उसके लिए खर्चा वहन कर सकता है। लोक प्रशासन पूरी तरीके से कानूनों पर आधारित होगा, नियमों पर आधारित होगा, विनियमों पर आधारित होगा। लोक प्रशासन कानूनी सत्ता के विपरीत कोई कार्य नहीं करेगा, लेकिन निजी प्रशासन के अपने सामान्य कानून अलग होंगे जो कि बिजनेस के नियमन से रिलेटेड होंगे। निजी संस्थान जो होते हैं ये काफ़ी लचीले होते हैं, लोचशील होते हैं, यानी कि समय के हिसाब से इनमें रूल और रेगुलेशन परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन जो सरकारी प्रशासनिक सुविधा है वो सीधे सीधे सरकार से नियंत्रित है। तो जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में बदलाव लाना कितना कठिन है, जबकि प्राइवेट सेक्टरों में अगर आज कोई कमी है तो अगले दिन ही सुधार लाया जा सकता है। जो सरकारी है यानी कि लोक प्रशासन है ये ज़्यादातर ना राजनीतिक निर्देशन में बंधा होता है, यानी कि पॉलिटिक्स में बंधा होता है। मंत्री रूपरेखा तैयार करेगा, फिर विधानसभा में अगर राज्य में है तो राज्य नीति के अंतर्गत है, तो केंद्र नीति के अंतर्गत तो संसद में विधेयक पेश होंगे, चर्चा होगी, महीनों महीनों सालों सालों लग जाएंगे। नौकरशाही की पूरी पूरी प्रक्रिया होगी उसमें। जबकि निजी प्रशासन का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। लोक प्रशासन अपने व्यवहार में समान रूप से रहता है।
जबकि निजी प्रशासन ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। सार्वजनिक होने के कारण लोक प्रशासन जनता की निरंतर छानबीन करता है, जनता का लगातार परीक्षण करता है, समय और आवश्यकताओं के हिसाब से जनता की समस्याओं का अध्ययन करता है। इसे मीडिया एक बहुत बड़ा कवरेज देती है, अखबारों में तुरंत ही कोई भी खबर बन जाती है। लेकिन जो निजी प्रशासन होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, ये मीडिया की निगरानी से दूर रहता है, मीडिया इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो ऐसे में जो सार्वजनिक नीति है, जो लोक नीति है, ये पूरी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति तक होती है। मीडिया इसका काम होता है इसके बारे में बताना, लेकिन निजी जो सेक्टर हैं उसमें मीडिया का हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन जो निजी क्षेत्र है, यहाँ पर कर्मचारियों का जो है टाइम पीरियड, कार्यकाल सुरक्षित नहीं होता, कभी भी उन्हें हटाया जा सकता है, कभी भी छटनी हो सकती है। लेकिन जो सरकारी काम है, जितने भी सरकारी प्रशासनिक सुविधाएं हैं, इसमें जो बंदा काम कर रहा है उसका कार्यकाल सुरक्षित है, अब वो रिटायरमेंट के बाद ही हटेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नहीं पता किसी बंदे को कि कब उसकी जॉब चली जाए। इसके साथ साथ लोक प्रशासन में सरकार का एक अधिकार होता है, निजी पक्षों को कंपटीशन करने की इजाज़त नहीं होती, जैसे कि डाक सुविधाएं, तार सुविधाएं, रेलवे, मुद्रा, सिक्के, ये सब सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। जबकि निजी क्षेत्र में एक कंपटीशन बना होता है, एक ही प्रकार के वस्तु और उत्पाद बहुत सारी कंपनियां क्या कर सकती हैं, बाजार में ला सकती हैं। तो ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में क्या है, अंतर है। लोक प्रशासन पर्दे के पीछे रहकर कार्य करता है, इसमें सरकार की लोक सेवा में गुमनामी होती है, मंत्री अपने सिद्धांत के हिसाब से कार्य कर रहा है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको समझा दिए और यही चीज़ कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे चाहे लोक प्रशासन हो यानी कि सरकारी सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में मैनेजमेंट के तरीके होंगे, दोनों में कुछ प्लानिंग होगी, दोनों में कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, दोनों में कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट होगा, तालमेल होगा, ये सारी चीज़ें दोनों में एक जैसी होती हैं। दोनों ही संगठनों में एक पद सोपान होगा, यानी कि उस ऊंचे पद पे फिर उसके नीचे पद, उसके नीचे पद, एक क्रम लगा होगा, कुछ मापदंड होंगे, कुछ क्रियाएं होंगी। ये सब चीज़ें सरकारी और प्राइवेट दोनों में सेम होती है। तो ऐसे में किसी भी देश में चाहे निजी प्रशासनिक हो और चाहे लोक प्रशासन हो, दोनों का ही महत्व होता है, जो कि अगले पैराग्राफ में बताया जाएगा यहाँ पर कि लोक प्रशासन का महत्व क्या होता है। तो देखिए, लोक प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो आज आधुनिक समाज में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम राजतंत्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं जनता का एक भाग क्या होता है, राजनीति से दूर ही रहता है, उसका काम सिर्फ कर देना होता है, उसकी समस्याओं से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब हम लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, आज आधुनिक युग की बात करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति सरकार में भागीदारी कर रहा है। तो ऐसे में सरकार की भी ये मजबूरी हो जाती है, सरकार का भी उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करे, ताकि वो राजनीति के प्रति उदासीन ना हो व्यक्ति। तो ऐसे में लोक प्रशासन का एक कार्य हो जाता है कि वो अपने अपने स्तर पर जितनी भी जनता है, उसके कार्य क्षेत्र में जितनी भी जनता आ रही है, उसके लिए लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू करवाए और उसकी समस्याओं का समाधान करे। ऐसे में आज लोक प्रशासन का बहुत ज़्यादा महत्व पड़ गया है, चाहे वो शांति व्यवस्था की बात हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा कल्याण की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए बात हो, चाहे कानून की बात हो, चाहे नागरिकों में समानता की स्थापना करने की बात हो, जन सुरक्षा सुविधाओं की बात हो, हर एक चीज़ के लिए आज हम किस पे डिपेंड हैं, लोक प्रशासन पर, संगठनों पर, नौकरशाही पर, सरकार पर। और विकासशील जैसे देशों के लिए जहाँ पर सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, इनमें योजनाओं को बनाने के लिए और योजनाओं को साकार करने के लिए, लोगों को प्रसन्न रखने के लिए और लोगों को विकासशील से विकसित बनाने के लिए, समृद्धि बनाने के लिए आज लोक प्रशासन एक बहुत बड़ा अंग बन चुका है। देश की एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए, रोजगार जैसी जो आज समस्याएं हैं उसे दूर करने के लिए, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए आज लोक प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। ऐसे में हम लोक प्रशासन के बिना किसी भी देश के बुनियादी ढांचे की कल्पना नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। लोक प्रशासन
एक समाज के लिए एक बड़ी स्थिरता प्रदान करने वाली शक्ति होता है, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं। सरकारों का क्या टाइम पीरियड 5 साल है। गठबंधन की सरकार होगी तो उससे पहले भी सरकार गिर सकती है। लेकिन जो हमारी नौकरशाही होगी, जो हमारे संगठन होंगे, जो हमारी स्थायी कार्यपालिका होगी, ये तो रहेगी। ये तो आने वाली सरकार, एक IAS ऑफिसर है, वो इस वाली सरकार के लिए भी नीतियाँ बना रहा है। सरकार बदल जाएगी तो अगली वाली सरकार के लिए भी नीति बनाएगा। तो जो लोक प्रशासन है ये क्या है, ये एक स्थायी है, जबकि सरकारें अस्थायी हैं। ऐसे में लोक प्रशासन ही किसी देश के विकास का हृदय है, क्योंकि यही देश में लोकतंत्र में मजबूती प्रदान करता है। क्योंकि हमारा जो डेली आमना सामना है वो सरकार से नहीं हो रहा, बल्कि उन सरकारी मशीनरियों से हो रहा है, उन सरकारी कर्मचारियों से हो रहा है। ऐसे में लोक प्रशासन जनता के हित से तथा ज़मीनी स्तर पर जुड़े रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चैप्टर में एक निष्कर्ष दिया गया है और चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। एक आसान सी लैंग्वेज निष्कर्ष में यही बताया गया है कि इसका महत्व क्या है, क्योंकि लोक प्रशासन सरकार को एक बेस प्रदान करता है। चाहे राजशाही हो, चाहे प्रजातंत्र हो, चाहे तानाशाही हो, हर एक का एक प्रशासनिक संगठन होता है। जहाँ पर राजतंत्र होगा तो सेनापति होंगे, मंत्री होंगे, भले कार्य करे ना करे बट होंगे। तो लोकतंत्र होगा तो ऐसे वहाँ पर भी सत्ता के डिपार्टमेंट्स बटे होंगे। तो हर एक प्रकार की प्रकृति में लोक प्रशासन का अपना एक विशेष महत्व होता है। आई होप सो किसी प्रश्न का उत्तर आए, आप इसको पढ़कर आंसर दे सकते हैं। और जब तक 3 से 4 चैप्टर खत्म नहीं हो जाते, जब तक हम नहीं कह सकते कि हमें लोक प्रशासन का अर्थ समझ में आ गया है। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं भी आया हो तो भी आप कमेंट करके अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।